सभी को नमस्कार। मैं एस यादव आपका एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वो था शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री भी नाम दिया जाता है। और कई बार तो देखिए हम इसे अनुदेशनात्मक सामग्री भी कहते हैं। ये जो सामग्री वाला टॉपिक था मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, हर स्तर पर काम आने वाला। और आज में देखिए विज्ञान के लिए अलग, गणित के लिए, पर्यावरण के लिए अलग और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग और भाषा के लिए अलग काम आने वाले यंत्रों के रूप में मैं आपके सामने एक वर्गीकरण प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि हम जो पहुंच गए थे फर्स्ट पार्ट के अंत में शिक्षण अधिगम सामग्रियों के वर्गीकरण, और वहीं से मैं आज की क्लास अपनी शुरू कर रहा हूं। और इसमें बहुत सारे यंत्रों को मैं दिखाऊंगा। और मूलतः देखिए आज की जो क्लास में मेरा जो उद्देश्य है आपके बिंब बनाना। जब तक मेंटल इमेज नहीं बनेंगी तब तक आप देखिए सीख नहीं सकते। कई बार जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, मैं इसके बारे में जानूं। तो उन्हीं बातों के ऊपर देखिए, क्योंकि यहां आज का जो मूल उद्देश्य है आपको विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उससे परिचय कराना। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अपने इसके अंदर जो वर्गीकरण आता है उसके ऊपर। तो वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण, और वर्गीकरण देखिए कितने आधारों पर किया गया, 3 आधारों पर। एक आधार तो है इंद्रियां, और दूसरा आधार है देखिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, और तीसरा देखिए यदि हम बात करें प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। बात आती है इंद्रियां। अगर देखिए इंद्रियों की मोंटेस्क्यू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इंद्रियां ज्ञान के द्वार और खिड़कियां हैं। इंद्रियां ज्ञान के द्वार और खिड़कियां हैं। मानव के अंदर देखिए यदि ज्ञान आता है तो किससे आता है, या हम कहें कि ज्ञान का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, अपने इसके अंदर इंद्रियों को माना गया है। और इंद्रियां कितनी होती हैं साथियों? 5। और 5 इंद्रियों के माध्यम से आपने देखा भी किस तरह से देखिए हम जो हमारी शिक्षण की यदि बात करें, या हम कह रहे हैं कि अधिगम की यदि बात करें, या लर्निंग की हम बात करें, तो किसके माध्यम से होता है? इंद्रियां। इसीलिए देखिए इंद्रियों के माध्यम से इसे वर्गीकृत किया गया है। और कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों के अंदर देखिए बांटा गया है। पहले नंबर पर तो देखिए श्रव्य सामग्री, और श्रव्य सामग्री में देखिए काम जो आती है, हमारी इंद्रियां आती है कान, कानों के माध्यम से हम सुनते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया श्रव्य सामग्री। और वैसे तो देखिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि सामग्री आई थी तो वो कौन सी थी? वर्बल ही थी, मौखिक। और देखिए हम बात करें तो देखिए वर्बल रूप से पहले देखिए जो ज्ञान दिया जाता था मौखिक रूप से दिया जाता, उदाहरण सुनाए जाते थे, दृष्टांत बताए जाते थे, या विभिन्न कहानियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। तो पहले क्या था? अपना श्रव्य सामग्री। दूसरा देखिए यदि हम देखते हैं दृश्य सामग्री। दूसरी सामग्री कौन सी आती है? दृश्य। और दृश्य के अंदर देखिए हमारी जो काम आती है वो क्या आती है? ज्ञानेंद्रिय आंखें। कौन सी काम आती है इसके अंदर? आंखें, क्योंकि आंखों के माध्यम से हम दृश्यों को देखते हैं। और तीसरे नंबर पर कहा गया इन दोनों को जोड़ दिया जाए, श्रव्य दृश्य सामग्री। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर देखिए श्रव्य दृश्य जो सामग्री है इसके अंदर दोनों चीजें, सुनने और आंखों से देखने की, दोनों देखिए ज्ञानेंद्रियां काम में आती हैं। और ये एक स्पष्ट कहा गया था, जिसमें देखिए सबसे ज्यादा ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं या काम आती हैं, वो शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। उसके बाद देखिए अब इनके एग्जाम्पल, आप सोच रहे होंगे कि इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे। जैसे यहां मैं लिखूं रेडियो, लिंगवा फोन, और दृश्य सामग्री में विभिन्न प्रकार के चित्र, और उसके बाद श्रव्य और दृश्य सामग्री में जैसे हमारा सिनेमा, टीवी, ये किस में आ जाते हैं? अपने श्रव्य दृश्य। और भी अगर आज की बात करें तो हमारा मोबाइल किस में आएगा? श्रव्य दृश्य सामग्री में। अब देखिए तकनीकी के आधार पर जिसे लिखा गया, प्रौद्योगिकी के आधार पर ये जो वर्गीकरण चलता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में चलता है ये वर्गीकरण, जिसके आधार पर सामग्रियों को बांटा गया है। प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 प्रकार की सामग्री होती हैं इसमें, एक को कहते हैं हार्डवेयर और दूसरी को कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मटेरियल यानी सामग्री, और दूसरे पर देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सामग्री।
इस तरह से देखिए आप। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे इनको एक एक वर्गीकरण को, क्योंकि आज का हमारा जो मूल उद्देश्य यही है इन सामग्रियों के बारे में जानना। उसके बाद आता प्रक्षेपण। प्रक्षेपण के आधार पर भी देखिए सामग्रियों को बांटा गया है, और इनके अंदर देखिए प्रक्षेपण के आधार पर जो बांटा गया, प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी भी सामग्री को दीवार, पर्दा या कागज पर प्रक्षेपित किया जाए। और देखिए आप प्रक्षेपित करने में सबसे पहले एक ही आते हैं प्रक्षेपित सामग्री, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? अप्रक्षेपित, अप्रक्षेपित सामग्री। और तीसरी जो सामग्री ली गई है इसमें वो है क्रियात्मक, जिसमें कोई ना कोई क्रिया की जाती हो, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरह से 3 भागों में वर्गीकरण, तीनों को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक एक करके हम बात करेंगे। साथियों इसमें याद रखना सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि कौन सी सामग्री किस वर्ग में है, बस यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी हम यही होते हैं। इसलिए मैं एक एक करके एक एक सामग्री के बारे में बताऊंगा, और कुछ जो जटिल सामग्री हैं जिनके बिंब बनाने हैं उनका मैं लास्ट में वर्गीकरण भी करके आपको बताऊंगा, चित्र भी उनके दिखाऊंगा। पहले हम वर्गीकरण की बात करते हैं। इंद्रियों के आधार पर, किसके आधार पर बात कर रहे हैं हम? इंद्रियों के आधार पर। और इंद्रियों के आधार पर जैसा कि देखिए आप पहले देखेंगे कौन सी सामग्री है, एक श्रव्य सामग्री है, और एक कौन सी है? दृश्य, और एक कौन सी आती है? श्रव्य दृश्य। इन तीनों को मैं क्रम से पढ़ा रहा हूं, फिर चलेंगे हम दूसरे नंबर पर। तो सबसे पहले हमारी आती है इसमें दृश्य, विजुअल, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? विजुअल मटेरियल, जिसमें दृश्य दिखाई देते हो। ऐसी सामग्रियों को कितने भागों में बांट रखा हमने? 4 भागों में। देखिए ये 4 भाग हमने बनाए हैं ताकि आपको चीजें क्या हो जाए? याद हो जाए, सरलीकृत रूप से आप याद कर सके। पहले नंबर पर देखिए जो आता है अपने इसमें प्रतीकात्मक सिंबल, जिसमें देखिए क्या हो? कोई ना कोई प्रतीकात्मक रूप हो, चित्रात्मक कोई ना कोई रूप हो, या हम कह सकते हैं चित्रात्मक। ये देखिए अब इसकी बात करें जैसे कार्टून। कार्टून आपने सब जानते हो कि अखबारों में आए दिन कार्टून आते रहते हैं। फिर आता है देखिए चार्ट, प्रतिकृति कहा जाता है जिसे हिंदी में चार्ट हो गया, कार्टून हो गया, रेखा चित्र। उसके बाद देखिए फ्लैश कार्ड, कार्डों के ऊपर लिखे रहता है। उसके बाद देखिए ग्राफ पेपर, आपने काफी देखा है। उसके बाद देखिए मैप्स, मानचित्र। और फिर उसके बाद कोई भी फोटो, जिसे हम क्या कहते हैं? चित्र कहते हैं। और उसके बाद कोई छाया चित्र, फोटोकॉपी जब कर ली जाती है, जिसे हम प्रतिलिपि भी कहते हैं साथियों, छाया चित्र। और एक बुक और आती है फ्लिप बुक, जिसमें बहुत सारे चित्रों का संग्रह करके लगा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम फ्लिप बुक्स कहते हैं। इस तरह से देखिए आप इनको बहुत ही अच्छे से जान सकते हो। और ये सारे कैसे हमें प्रतीकात्मक या चित्रात्मक रूप में है, सब में कोई ना कोई चित्र है। और इसीलिए चित्र कैसी सामग्री होता है? दृश्यात्मक सामग्री होती है। अब देखिए प्रदर्शन पट, पट का मतलब देखिए हम कह सकते हैं बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं, जो कक्ष में काम आने वाले बोर्डों की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे प्राचीन देखिए जिसे चाक बोर्ड भी कहा जाता है, श्याम पट, श्याम का मतलब काला। तो पहले देखिए श्याम पट, और इसी को हम क्या कहते थे? ब्लैक बोर्ड। क्या कहते थे? ब्लैक बोर्ड, और या इसे चाक बोर्ड भी कहते हैं। अगला देखिए बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड को कहा जाता है सूचना पट्टिका या सूचना बोर्ड। और उसके बाद फ्लालैन बोर्ड, जिसे फैनल बोर्ड भी, और इसे इंग्लिश में देखिए इस तरह से याद रखना। इसको हिंदी में हो सकता है लिखने में गलती हो, लेकिन इसको फ्लालैन जो बोर्ड है, यहां पर आप देखिए इन बोर्डों को मैं पढ़ाऊंगा अलग से ताकि आपके बिंब और स्थायी हो जाएं। यहां तो केवल हम वर्गीकरण देख रहे हैं। पैग बोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे देखिए खाने होते हैं, उसको कहा जाता है पैग बोर्ड। अब एक आता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का अर्थ होता है चुंबक। तो ये मैग्नेटिक बोर्ड को हम क्या कहते हैं? चुंबक बोर्ड भी कहते हैं हम। इसमें देखिए चुंबक लगी हुई होती है इस बोर्ड के अंदर। तो इस तरह से ये कौन सा है? प्रदर्शन पट, विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन पट। त्रिआयामी, त्रिआयामी का मतलब होता है 3D,
एक तो देखिए 2D और एक 3D। ये सारी सामग्री 2D में लंबाई और चौड़ाई हो। बात करते हैं 3D, और 3D के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का देखिए अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 3D, यानी 3 इकाइयों का मेजरमेंट किया जाए, 3 डायमेंशनल। इसमें देखिए क्या क्या है, मॉडल्स को क्या कहा जाता है, प्रतिरूप भी कहा जाता है। और देखिए कोई भी वस्तु कक्षा में आपको पढ़ाना है, जैसे आपको लीफ पढ़ानी है, तना पढ़ाना है आपको, उसे लाइए कक्षा में। या कोई स्टोन दिखाना है आपको तो आप रियल में दिखा सकते हैं और उसके अंदर सारी चीजें बच्चे मेजर कर लेते हैं। कठपुतलियां, पपेट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, पपेट्स। और उसके बाद देखिए स्पेसिमेन, नमूने। कई बार नमूने भी हम लेके आ जाते हैं कक्षा के अंदर जो दिखाने काम में लेते हैं। ये सारी कैसी है, त्रिआयामी। ऐसे सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी 3 डायमेंशनल नहीं है, तो 3 होंगी इनमें से और एक इनमें से लिख देगा वो कोई सी, वो जो 3 डायमेंशनल नहीं होगी। अब आता है प्रक्षेपी, ऐसी सामग्री जिसे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता हो। किस पर, पर्दे पर प्रक्षेपित। अब पर्दे पे प्रक्षेपित किसके द्वारा किया जाएगा, किसी ना किसी यंत्र या मशीन द्वारा, क्योंकि उनके बिना तो हो ही नहीं सकता प्रक्षेपित। अब देखिए पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाले जो यंत्र होते हैं, उन यंत्रों के नाम लिखे गए हैं यहां पर। वो जो सामग्रियां हैं, देखिए सबसे पुरानी मैजिक लालटेन, या उसे कहा जाता है मैजिक लैट्रन भी कहा जाता है, इसको मैं दिखाऊंगा अलग से भी। नॉर्मल प्रोजेक्टर, वो भी इसी के अंदर है, वो भी देखिए चित्र विस्तारक यंत्र है। और देखिए एक ओपेक प्रोजेक्टर, जिसका दूसरा नाम क्या, एपीस्कोप भी कहा जाता है। यानी धीरे धीरे देखिए मैजिक लैट्रन आई, फिर ओपेक प्रोजेक्टर आया, और फिर उसके बाद आता है एपीडाइस्कोप, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। उसके बाद देखिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें देखिए रील होती थी, फिल्में चलती रहती हैं, जो सिनेमा हॉल में काम आता था, ये इसको भी मैं दिखाऊंगा आगे। यानी ये मशीनें हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको एक एक करके आगे सारी। फिर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। कई बार तो इनके नाम ही पूछ लेता है एग्जाम में सिंपल से, OHP क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए स्लाइड्स, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लाइड्स। छोटी छोटी स्लाइडें बनाई जाती है, जैसे ये एक स्लाइड है। अगली स्लाइड पे जाएंगे, अगली स्लाइड आपको दिखाई देगी। इस तरह की जो स्लाइडें जो बनाई जाती है स्ट्रिप पट्टी के ऊपर, उन्हें क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। इस तरह से दृश्य आधार पर कितने भागों में बांट दिया हमने, 1, 2, 3 और 4। अब याद करने में भी आसानी, प्रक्षेपी, त्रिआयामी, प्रदर्शन और प्रतीकात्मक। आगे चलिए, ये चीजें आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये चीजें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, कौन कौन सी किस में आता है। इस तरह से देखिए चीजें होनी चाहिए आपको। अब ले सकते हैं आप इस पर स्क्रीनशॉट वगैरह, और अच्छे से लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए बिल्कुल साफ है आपके सामने, और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अगली सामग्री आती है हमारे पास, श्रव्य सामग्री। कौन सी सामग्री है साथियों, श्रव, जिसमें एक ज्ञानेंद्रिय काम में आती है, कान, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। सबसे आसानी से देखिए उपलब्ध होने वाला, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं, और बहुत ही सस्ता उपकरण भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियो। दूसरा देखिए टेप रिकॉर्डर। हो सकता है कि आप नई जनरेशन नहीं जानती हो टेप रिकॉर्डर, क्योंकि अब जमाना मल्टीमीडिया का आ गया है। एक ही उपकरण में सारे काम होने लग गए। जैसे अपना मोबाइल, वो रिकॉर्डिंग भी करता है, वो देखिए चित्र भी दिखाता है हमें, वो हमें सुनने के काम भी आता है, यानी मल्टी हो गया अब। लेकिन पहले यंत्र देखिए सुनने के लिए काम आने वाला रेडियो होता था। उसके बाद देखिए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग के लिए। अब सारी सुविधाएं एक ही जगह होने लगी हैं। उसके बाद देखिए फिर आता है ग्रामोफोन या सीतावाद्य यंत्र। सीतावाद्य यंत्र, ग्रामोफोन का दूसरा नाम क्या है, सीतावाद्य यंत्र। यह हस्तचालित है। इनके चित्र दिखाऊंगा मैं आपको। हस्तचालित ग्रामोफोन, जिसमें चाबी भरी जाती थी और उसके बाद चलता था। लिंग्वा फोन, भाषा सुधार के लिए।
भाषा सुधार के लिए जो काम आता है उस फोन का नाम क्या है? लिंग्वा फोन। और इसके माध्यम से भी देखिए लिंग्वा फोन का भी मैं चित्र दिखाऊंगा और इनमें अंतर धीरे धीरे चीजें आती गई, लेकिन यहां केवल हमें यह जानना है श्रव्य सामग्री कौन, जैसे टेलीफोन पर बातचीत करना, क्या है ये? टेलीफोन पर बातचीत करना श्रव्य सामग्री। अगर कीपैड वाला मोबाइल है जिसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिखे, बस केवल उसके ऊपर देखिए हम कॉल कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा हमारा। लेकिन आज जो मल्टीमीडिया वाला जो फोन है वो इसमें नहीं आएगा। मानव के स्वर, ये भी मौखिक की चीज है। और देखिए भाषा प्रयोगशाला, भाषा सुधार करने के लिए लैब बनाई जाती है, और वो जो लैब में देखिए जो काम में लेते हैं हम यहाँ पर, उसे कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला। और जिसमें जो यंत्र लगे होते हैं, चाहे हो वहाँ शीतावाद यंत्र हो, उसमें लिंग्वा फोन जो भी हो, भाषा से ये कौन सी है? तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। याद रखना ये 7 चीजें किस में आएंगी? हमारी श्रव्य सामग्री। और एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव श्रम क्या है? श्रव्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला क्या है? श्रव्य सामग्री। और चलते हैं अब श्रव्य दृश्य सामग्री तीसरे नंबर पर। श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करें जिसमें देखिए सुनने को भी मिले और चित्र भी दिखाई दे, तो सबसे पुराना तो देखिए हमारे पास हमारा टीवी, टेलीविजन। उसके बाद देखिए चलचित्र, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेमा, जिसमें चित्र चलते हुए दिखाई दे और आवाज भी हमें सुनाई दे। फिर आता है देखिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, CCTV। और कई बार इसका पूरा नाम पूछ लिया गया, ये टीवी का एक प्रकार ही है, दूरदर्शन का। और ये क्या कहलाता? क्लोज सर्किट टेलीविजन। और इसे हिंदी में एक नाम और भी देते, क्लोज का मतलब होता बंद, सर्किट परिपथ, और टेलीविजन, टेलीविजन इस तरह से हम हिंदी में नाम लिख सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन, यानी CCTV कैमरा सुने होंगे ना आपने, 2 प्रकार के होते हैं CCTV कैमरा। एक तो लंबे वाला देखा होगा आपने, एक गोल वाला भी लगा रहता है। इसके अंदर क्या होता है? आवाज भी आती है और दूसरा चित्र भी आता है। CCTV नॉर्मल कैमरे में साउंड नहीं आता है, इसमें देखिए दोनों चीजें होती हैं, और इसी को कहते हैं। ये क्या है? हमारे टेलीविजन तो कैसा होता है? खुला परिपथ होता है। ये कैसा परिपथ है? बंद है। अगर हम दूरदर्शन की टीवी की बात करें तो ये कैसा परिपथ है? ओपन है, सबके लिए खुला रहता है, खुला परिपथ टेलीविजन। और ये कौन सा है? बंद। यानी एक कमरे के अंदर कोई चीजें देखिए चल रही है, घटनाएं, या जैसे हमारा क्लासरूम चल रहा है, उसका बाहर अगर हमें प्ले करना है तो CCTV कैमरे से हम बाहर उसको आसानी से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। समझ गए होंगे साथियों। वीडियो कैसेट्स, ये जो कैसेट्स जो होती हैं, जिसके अंदर वीडियो कैसेट्स, इन्हें लूप भी कहा जाता है। कैसेटों में जो गोल गोल जो घूमती रहती है ना, रील जो लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? हम लूप भी कह देते हैं। और ये वीडियो कैसेट, और वीडियो कैसेट किस में चलाई जाती थी? VCR में पहले चलती थी, अब नहीं चलती है। फिर आता है प्रयोगशालाएं, जहां पर प्रयोग करते हैं, वहां भी श्रव्य और दृश्य दोनों चीजें होती हैं। कार्यशालाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है वर्कशॉप, वर्कशॉप प्रदर्शन किसी भी चीज का देखिए। और रोल प्ले, रोल प्ले का मतलब होता है एक तरह से अभिनय। अभिनय, रोल प्ले, इस तरह से देखिए। अब चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए इस तरह की सामग्रियां काफी हैं, जैसे ड्रामा या खेल। और देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, शॉर्ट में कहा जाता है टीसी। टीसी को देखिए मैं अलग से भी बताऊंगा, ये दूर संचार से चलने वाली है। इसके अंदर 2 तरह का होता है कार्यक्रम, एक तो होता है AC और एक होता है VC। और VC को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और AC को, AC का मतलब होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे लोगों से ऑडियो के माध्यम से बातचीत करना, है ना। आप लोग भी मोबाइल पे कई बार लोगों को कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लेते हैं ना, वही तो है ऑडियो। और एक आजकल समय आ गया है वीडियो का,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कई लोगों को एक साथ देखिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से ग्रुप के अंदर, वो क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी पद्धति को क्या कहा जाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति कहा जाता है। याद रखना ये चीज। केवल टीवी, कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को हम टीवी के रूप में काम ले रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर भी इसमें आ जाएगा। और देखिए सैटेलाइट टीवी वर्किंग, जिसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पद्धति अपनाई जाती है। या देखिए जो हमारा एजुसेट चलता है, 1 वे और 2 वे दोनों तरह का चलता है, देखिए जिसकी मैं बात आगे करूंगा, जो सैटेलाइट से, यानी हमारा टीवी देखिए कंप्यूटर से भी चल रहा है और सैटेलाइट से भी चल रहा है। और फिर आता है कंप्यूटर के विभिन्न रूप, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और फिर देखिए इसमें एक सामग्री और आती, इंटरनेट। और इंटरनेट के ऊपर तो देखिए जैसा कि आप देखते हैं यूट्यूब, क्योंकि ये नई सामग्री है जिन्हें हम शामिल कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो दोनों आते हैं यूट्यूब के ऊपर इंटरनेट के माध्यम से। लैपटॉप भी हमारा ऐसा ही है, और मोबाइल भी हमारा देखिए कैसी सामग्री है? मल्टीमीडिया। मोबाइल में हम काम ले तो कौन सा है? मल्टीमीडिया। मोबाइल भी देखें तो कौन सा हो? मल्टीमीडिया वाला मोबाइल हो। इस तरह से ये वर्गीकरण साथियों किसके आधार पर था? इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए अब देखते हैं हम तकनीकी के आधार पर। इसे हम ईटी में पढ़ाते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो ये स्पेशल टॉपिक भी है जिसे मैंने अलग से भी पढ़ाया है। लेकिन बाकी जो साथी देख रहे हैं उनके लिए ये नॉर्मल ही टॉपिक की तरह काम आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल टॉपिक के रूप में काम आता है। तो देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं तकनीकी, के आधार पर वर्गीकरण किया गया। 2 प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में तो देखिए मशीनें या यंत्र आते हैं, और इसके अंदर देखिए सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में कहा गया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ये देखिए इसमें इनका प्रयोग किया गया है। अब सॉफ्टवेयर में देखिए किस किस को शामिल किया गया? 3 चीजें ये हमने बनाए हैं याद करने के लिए। प्रदर्शन, त्रिआयामी, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब देखिए ग्राफिक के अंदर क्या था? आरेख। क्या बनाए थे हमने? आरेख, चार्ट, ग्राफ। ये किस में थे? अपने इसमें ग्राफिक्स में। उसके बाद देखिए प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखिए हम काम में लेते हैं। प्रदर्शन करने के लिए यदि हम बात करें तो पूरी मैंने सारणी बनवाई थी आपको कि प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं के अंदर कौन कौन सी आती है। त्रिआयामी की भी देखिए मैंने सारणी बनवाई थी, जिसके अंदर जैसे एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, मॉडल। इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर में देखिए इनको शामिल करते हैं। फिर चलते हैं देखिए हार्डवेयर। हार्डवेयर में बहुत सारी मशीनें आती हैं, बस इतना ध्यान रखना। और हार्डवेयर में जो मशीनें कौन सी थी हमारी, यदि देखें हम, मैजिक लैट्रन। इनको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये याद नहीं रहती है। प्रोजेक्टर, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर। और उसके बाद देखिए एपी स्कोप, एपी डाई स्कोप, इस तरह से आपने देखे प्रोजेक्टरों के विभिन्न प्रकार। किसके अंदर? इसके अंदर देखिए, तो जिन्हें हम लिख सकते हैं OHP, ओपेक प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। इस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें थी इसमें। तो ये किसके आधार पर था? प्रौद्योगिकी के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है। परीक्षा में यही पूछा जाता है, तकनीकी के आधार पर कितने भागों में? 2, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या आएंगे? विभिन्न मशीनें आएंगी, और सॉफ्टवेयर में जो कुछ सामग्री बच गई वो हमारी किस में आ जाती है? सामान्य। जैसे हमारा बात करें, जैसे बोर्डों की बात करें, विभिन्न प्रकार के जैसे बोर्ड है, जैसे हमारा श्यामपट्ट। उसके अलावा देखिए श्यामपट्ट पे जो भी कार्य किया जाता है इसके अंदर आ जाएगा। और सूचना पट्ट, मन में रहता है कि भाई ये चीजें कौन सी हैं, ये प्रदर्शन में आ जाएंगे। आगे चलिए
तीसरा वर्गीकरण था प्रक्षेपण के आधार पर, जिसे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता हो। और यहां पर 3 प्रकार की देखिए सामग्री, एक तो प्रक्षेपी, दूसरी अप्रक्षेपी और तीसरी प्रत्यक्ष अनुभव। प्रक्षेपी का मतलब है जिसे मशीनों के माध्यम से क्या किया जाता हो, प्रक्षेपित किया जाता हो। याद रखना प्रक्षेपित कौन कौन सी सामग्री है, मैजिक लालटेन या मैजिक लैट्रन, साधारण प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसको। मैजिक लैट्रन को क्या कहा जाता है, साधारण प्रोजेक्टर। फिर उसके बाद आता ओपेक प्रोजेक्ट, सेकंड वर्जन इसका, जिसे कहा जाता है एपीस्कोप। फिर उसके बाद आता है एपीडाइस्कोप। अगला जो वर्जन आता है कौन सा आता है इसका, एपीडाइस्कोप। और फिर उसके बाद देखिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, जैसे मल्टी प्रोजेक्टर आ जाते हैं हमारे। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, कहने का मतलब देखिए प्रोजेक्टर और ये भी क्या है, प्रोजेक्टर, ये भी क्या है, प्रोजेक्टरी है, प्रोजेक्टर ही है ये भी। और उसके बाद ये स्लाइडें जो इनमें लगती हैं, और ये लूप का मतलब एक तरह से कैसेट। और उसके बाद फिल्म किसको कहते हैं, जो चित्रपट्टी होती है, चित्रपट्टी, और इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप। इस तरह से देखिए ये कैसे हैं, प्रक्षेपित सामग्री के अंदर आती है। स्लाइड है, फिल्म्स हैं, और ये हमारी कैसेट्स हैं, और हैंड प्रोजेक्टर हैं, और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, एपीडाइस्कोप प्रोजेक्टर है, एपीस्कोप प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर है, मैजिक लैट्रन प्रोजेक्टर है, जिसे साधारण प्रोजेक्टर। अब आपसे पूछा जाए बताओ प्रक्षेपी सामग्री किसे कहा जाता है, तो आपको यही लिखना है सीधा सा, ऐसी सामग्री जिसे दीवार या कपड़ा पर प्रक्षेपित किया जाता हो, अर्थात आपने देखा होगा प्रोजेक्टर से जो लाइटें निकलती है, वो लाइटें किसके ऊपर डाल दी जाती है, दीवार के ऊपर, और वहां बड़ा रूप में जो चित्र दिखाई देते हैं वही तो प्रक्षेपण होता है। उसमें जो भी चीजें काम आ रही है वो सारी चीजें प्रक्षेपित सामग्री। अब आता है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपी को छोड़कर शेष सभी, अब कैसी भी हो, शेष सभी सामग्री, जैसे मैं पूछूं रेडियो, अप्रक्षेपी। जिसमें प्रक्षेपण नहीं किया जाए, जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि इसके अंदर भाषा प्रयोगशाला, कार्य गोष्ठी, मानव का स्वर। अब मोबाइल भी प्रोजेक्टर के रूप में आए थे कुछ मोबाइल, जिसके अंदर एक लाइट निकलती थी और उस लाइट से देखिए दीवार के ऊपर चित्र चलता था। एक कंपनी ने चलाया था इस तरह का मोबाइल, वो भी एक तरह से मोबाइल प्रोजेक्टर बन गया वो। अगर वो हो तो देखिए किसमें आ जाएगा, प्रक्षेपी में। अब आज देखिए यहां पर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहां से ये पूछा जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव, ऐसी चीज जिसे हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, उसे कहा जाता प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। दूसरा देखिए क्रिया प्रधान सामग्री, यानी लर्निंग बाय डूइंग, या तो मानव कोई ना कोई कार्य करे या अपनी आंखों से उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखे, ऐसी सामग्री को कहा जाता प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रधान सामग्री। और ऐसी सामग्री इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार देखिए बोल रहा हूं, इसके ऊपर एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे देखिए इसके संबंधित जो सवाल आते हैं, जैसे सीसीटीवी, ये प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाता है, लाइव देखिए दिखाता है कि नहीं दिखाता है कि कक्ष में हो क्या रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज। उसके बाद देखिए कंप्यूटर असिस्टेड अनुदेशन, CAI, ये क्या है, एक माध्यम है कंप्यूटर से सीखने का, जो फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल टॉपिक भी दे रखा है CAI, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होता क्या है, बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठता है, वहां से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं क्या क्या करना है, और जैसे जैसे वहां निर्देश मिलते जाते हैं आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से, आजकल जिसे हम कहते थे ऑनलाइन
एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। देखिए प्रयोग भी कैसी सामग्री है, क्रिया प्रधान सामग्री, व्यक्ति खुद करता है। और देखिए प्रदर्शन करना, और देखिए प्रायोजना, प्रायोजना को कहा जाता प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। फिर आता है भ्रमण, भ्रमण का मतलब होता है सरस्वती यात्राएं, या देखिए हम शैक्षिक भ्रमण, फील्ड ट्रिप्स। जब बच्चों को हम देखिए शैक्षिक रूप से कुछ दिखाना है, जैसे छोटी कक्षा है, पर्यावरण अध्ययन के बच्चे हैं, तो गांव का पंचायत भवन दिखा सकते हैं उनको कि पंचायत भवन ये होता है, ये कार्य होते हैं, ये सरपंच होता है, ये उपसरपंच होता है, वार्ड पंच हो सकते हैं। या देखिए बड़े बच्चे हैं 9वीं 10वीं के अंदर, उद्योग धंधे का चैप्टर यदि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हम एक फैक्ट्री में ले जाएं और उनको दिखा दें, जो भी निकटतम हो हमारे पास। या देखिए हम इतिहास के अंदर पढ़ा रहे हैं ऐतिहासिक स्थल, तो क्यों न बच्चों को हम किसी म्यूजियम में ले जाएं और वहां से दिखा दें। और देखिए अभिक्रमित अनुदेशन, ये देखिए एबी स्किनर द्वारा दी गई एक पद्धति थी, कंप्यूटर जो पद्धति आई थी इसका पहला वर्जन था व्यक्तिगत अनुदेशन की। यहां पर क्या होता था कि बच्चा देखिए उसके सामने सामग्री होती थी, उसको पढ़ता जाता, उसके निर्देशों की अनुपालना करता रहता। ऐसी सामग्री को कहा जाता अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, PI के नाम से जानते। ये सारी चीजें किसमें आती है, क्रियात्मक, बच्चा खुद क्रिया करता है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं सब चीजों का। और इसीलिए इसे कहा गया है कौन सी सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रक्षेपित जिसे प्रक्षेपित नहीं किया जाए, प्रक्षेपित जिसे पर्दे और दीवार पर, तो यहां याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ बची कैसी है अप्रक्षेपित, ये याद जरूर करनी है, कुछ आपको 8 सामग्रियां। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को याद भी कर लेना अच्छे से। वर्गीकरण अब अपने पूरे हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी बातें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखना। परंपरागत शिक्षण सामग्री, ये पूछ लिया जाता है सबसे पुरानी। और देखिए शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र और सबसे पुरानी जो सामग्री है उस सामग्री को कहा जाता है टेक्स्ट बुक। एवरी टाइम टीचर के हाथ में होनी चाहिए, बड़े काम की चीज है पाठ्य पुस्तक। शिक्षक को बांधे रखती है कि आपको क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और किस स्तर के बच्चे को पढ़ाना है, उससे बाहर नहीं जाने देती शिक्षक को। क्योंकि हमारा शिक्षक ज्ञान का अथाह सागर होता है, पैसिफिक ओशियन की तरह। तो देखिए जब उसके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होता है तो कई बार क्या है कि उस ज्ञान में डुबकी लगवा देता है बच्चों से, और वो ज्ञान कई बार बच्चों के स्तर से ऊपर का हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की देखिए हमारे पास एवरी टाइम एक पाठ्य पुस्तक हो जो हमें ये बांधे रखे कि हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है और किस स्तर का पढ़ना है। तो आगे एग्जाम में यदि पूछा जाए तो सबसे प्राचीन तम सामग्री किसको माना गया है, पाठ्य पुस्तक। दूसरी देखिए श्यामपट। श्यामपट के तो नाम बदलते गए भाई, श्यामपट या बोर्ड भी कह देते हैं। पहले होता था काले रंग का बोर्ड, काला रंग होता था, ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड। ठीक है भाई। ब्लैक के बाद देखिए सरकार ने ऑर्डर किया कि भाई ये बोर्ड होने चाहिए, कैसे बोर्ड होने चाहिए, ग्रीन। फिर उसके बाद देखिए अब जो बोर्ड आ गए, कैसे बोर्ड आ गए, व्हाइट, व्हाइट बोर्ड। समय के अनुसार बदलती हुई चीजें। और अब तो देखिए व्हाइट बोर्ड को देखिए हम क्या कह देते हैं, एक तरह से स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। और जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं ये स्मार्ट बोर्ड ही है और इसे इंटरैक्टिव बोर्ड भी कहा जाता है, इंटरैक्टिव बोर्ड भी कहा जाता है। इस तरह से चीजें आपके सामने हैं। बोर्ड बदलता गया। बोर्ड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखना, बोर्ड का आविष्कार किसने किया, और इनका देखिए आविष्कार किसने किया, जेम्स विलियम ने, विलियम द्वारा। और ऐसा कहा जाता है इसका आविष्कार हुआ था सबसे पहले 1850 में।
1850 में जेम्स विलियम द्वारा इसका क्या किया गया, विकास किया गया। और देखिए सूचना पट से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षक को कितने डिग्री के एंगल पर खड़े होकर पढ़ाना चाहिए? 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होकर पढ़ाना चाहिए। इस तरह से नहीं हो कि बोर्ड को पकड़ के खड़े हो जाए, या देखिए वो इस तरह एंगल से खड़े हो जाएं कि उनकी पीठ हो जाए और सामने सारे अक्षर दब जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एक है रियल, देखिए मटेरियल, वास्तविक पदार्थों को कक्षा कक्ष में ले जाते हैं हम और बच्चों को दिखाते हैं। तो ये तीनों हमारी कैसी शिक्षण सामग्री में शामिल किया गया है? परंपरागत देखिए हमारी सामग्रियां हैं जिन्हें देखिए हम काम में लेते हैं। पाठ्य पुस्तक को मैं और भी पढ़ाऊंगा आगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए हम ये भी देखेंगे पाठ्य पुस्तक के रूप किस तरह से होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज जो मैं आपको दिखाऊंगा काफी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां दिखाऊंगा एक एक करके। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में देखिए एक तो आता है हमारा रेडियो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को हम इससे भी लिखने लग गए आजकल। रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, उसके अलावा आज हमारा लैपटॉप वगैरह ये सब कंप्यूटर में मोबाइल भी हो गया है। और मोबाइल हो या कंप्यूटर किससे चलते? इंटरनेट से। ये इंटरनेट भी हमारे इसी में आ गया। और इंटरनेट के तो विभिन्न रूप मिल जाते हैं हमें, और जैसे ईमेल, क्या मिल जाता है हमें? ईमेल वगैरह। इस तरह से देखिए हमारे पास अनेक प्रकार की सामग्रियां आ जाती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज उपग्रह संचार को भी देखिए, उपग्रह संचार, ये सारी चीजें हैं। देखिए कुछ सामग्री मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके, जैसे रेडियो। रेडियो का काम भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में, इसके द्वारा कई प्रोजेक्ट चलाए गए। फिर टीवी की बात करेंगे, फिर कंप्यूटर। और कंप्यूटर देखिए फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो अलग से ही टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर का, जो आपको पढ़ाया जाएगा। अब रह गए देखिए हमारे सेकंड ग्रेड और रीट वाले जो साथी हैं, उनके लिए कंप्यूटर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है इसकी विशेषताएं, और दूसरा देखिए इसके वायरस और इसके प्रकार, सामान्य सी बातें पूछी जाती हैं। फिर बात करते हैं मोबाइल। देखिए हमारा कैसा उपकरण है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और आप कहेंगे सर प्रोजेक्टर भी इसी में आ जाता है। और उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है? इंटरनेट। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज हमने मेजर चीजें ली हैं, जैसे उपग्रह, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी और रेडियो, जिनको मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक एक करके। ये सामग्री नोट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री क्या होती है? वे सामग्री जिनको हम किसके रूप में? मशीनों के रूप में या विद्युत द्वारा संचालित होती है। एक भी सामग्री ऐसे नहीं है जो बिना इलेक्ट्रॉनिक के चलती हो, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री। एक और आता है देखिए मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड। मुद्रित सामग्री को क्या कहते हैं हम? प्रिंटेड भी कहते हैं, सामग्री। और प्रिंटेड सामग्री को भी हम कई भागों में बांटते हैं। क्या क्या होती है प्रिंटेड सामग्री? ये पूछे जाते हैं नाम। एक तो हमारी टेक्स्ट बुक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाठ्य पुस्तक। उसके अलावा देखिए रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तकें। उसके अलावा देखिए धारावाहिक पुस्तकें। और देखिए इसके बाद पत्र पत्रिकाएं। और उसके बाद जर्नल किताबें भी होती है, जिन्हें हम कहते हैं सामान्य पुस्तकें। सामान्यतः देखिए ये नाम। और इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक।
प्रत्येक कक्षा की अपनी एक टेक्स्ट बुक होती है जिसके अंदर पाठ्यक्रम से लिखे हुए होते हैं, और शिक्षक के लिए देखिए एक अनुकरणीय होती है, अर्थात सबसे प्राचीन सामग्री है। पुस्तक निर्माण करने के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिस पर हम बात करेंगे। संदर्भ पुस्तकें इंग्लिश में कहा जाता है रेफरेंस। ये कौन सी पुस्तकें होती हैं? इनसे अलग होती हैं। संदर्भ पुस्तकें वह पुस्तकें होती हैं देखिए जहां से विषय वस्तु को लेकर हम क्या बना रहे हैं, पाठ्य पुस्तक बनाते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि साहब संदर्भ पुस्तकें कौन सी? जैसे डिक्शनरी, शब्दकोश क्या है हमारे पास? संदर्भ है। पंचांग हमारे पास क्या है? कोई रिसर्च है, वो क्या है हमारे पास? क्या है? रेफरेंस बुक है। सरकार द्वारा देखिए वार्षिकी जो डाटा जो जारी किए जाते हैं वो हमारे लिए क्या है? रेफरेंस होते हैं। जैसे जनगणना के आंकड़े क्या हैं? वो हमारे लिए संदर्भ के रूप में काम आते हैं। उन्हीं से हम क्या बनाते हैं? पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं, जैसे पंचांग। उसके अलावा देखिए शब्दकोश, पंचांग हो गया, शब्दकोश हो गया, जनगणना, ये आंकड़े। धारावाहिक, ऐसी किताबें जो विभिन्न भागों के रूप में, वैसे टीवी में आपने धारावाहिक देखे, सीरियल, ऐसे सीरियल पुस्तकें होते, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, जो भागों के रूप में देखिए प्रकाशित होती है उनको क्या कहा जाता है? आजकल तो फिल्मों के ट्रेंड हो गए कि पहला भाग, दूसरा भाग, चाहे बाहुबली हो, चाहे पुष्पाराज हो, तो इस तरह से चाहे कोई भी हो। और देखिए इसके अंदर पत्र पत्रिकाओं में न्यूज़पेपर या विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की होती है। एक तो देखिए दैनिक, जो ऐसी पत्रिका जो डेली छपे जैसे अखबार हमारे। एक होती है साप्ताहिक, वीकली। एक होती है पाक्षिक, पाक्षिक रूप से छपे। एक होती है मासिक, और एक देखिए त्रैमासिक, 3 महीनों में। क्वार्टरली भी कहते हैं इसको, त्रैमासिक को इंग्लिश के अंदर, और मासिक मंथली। इसी तरह से देखिए पाक्षिक, साप्ताहिक, दैनिक, और उसके बाद देखिए हम और शामिल कर सकते हैं वार्षिक। अंत में हम क्या कह सकते हैं? वार्षिक, जो साल में एक बार छपती हो, ऐसी किताबों को वार्षिकी भी कहते हैं। ये पत्र पत्रिकाएं हैं। और फिर देखिए जो शेष जो किताबें रहती हैं, जो सामान्यतः हमें विभिन्न प्रकार की पढ़ने को मिलती है, चाहे कहानियों की हो, चाहे चित्रों की हो, ऐसी किताबें क्या कहा जाता है? जर्नल बुक्स में हम शामिल करते हैं। ये सारा देखिए किसका है? ये मुद्रित। 1438 में पहली बार देखिए गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग मशीन बनाई गई थी। हत्थे वाली मशीन थी, बहुत बड़ी मशीन, और उसमें प्रिंटेड किया जाता। गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन थे। उनके द्वारा देखिए मुद्रित मीडिया आता। इससे पहले तो कैसा होता था? हस्तलिखित हुआ करता था। और हस्तलिखित से पहले यदि बात करें तो मौखिक काम चलता था हमारा। आगे चलते हैं, देखिए अपने इसमें आगे और सामग्रियां। पाठ्य पुस्तक, ये देखिए मैं एक किताब दिखा रहा हूं जो देखिए पाठ्य पुस्तक के रूप में तो नहीं है, लेकिन एक किताब के 2 पक्ष होते हैं कोई भी जो टेक्स्ट बुक होती है उसके। एक तो होता है उसका बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, ठीक है, और एक होता है आंतरिक। और इसीलिए मैंने आपको दोनों आवरण दिखाए हैं। जो देखिए सबसे प्राचीन सामग्री, ये बाह्य आवरण है, पहला पन्ना जो आप देख रहे हैं। यहां पर देखिए आप जिस तरह की, जितना अच्छा लुकिंग होगा बाह्य आवरण, उतना ही देखिए किताब आकर्षित करने वाली होगी। और ये उसके पीछे का बैक। तो इस तरह से देखिए ये तो कैसा था? बाहरी आवरण। और ये मैंने इसका एक चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 14 उसके अंदर ये आंतरिक आवरण है। आंतरिक आवरण के अंदर जो देखा जाता है, डिजाइनिंग देखी जाती है, इसकी अक्षरों की बनावट देखी जाती है, शुद्धता को देखा जाता है, चित्रों को देखा जाता है, उसके अलावा सीक्वेंस को देखा जाता है, क्रमबद्धता को देखा जाता है। एक पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पाठ्य पुस्तक के कितने आवरण होते हैं? 2, आंतरिक और बाह्य। और किताब लिखने के भी 3 सिद्धांत होते हैं साथियों, याद रखना। कौन कौन सा सिद्धांत? सबसे पहले जो सिद्धांत जो अपने आता है, चयन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? चयन। पहला सिद्धांत कौन सा है? चयन का सिद्धांत। चलो अलग से लिख देता हूं इनको। पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत, पाठ्य पुस्तक
के सिद्धांत कई बार पूछ लेता है। छोटा सा क्वेश्चन ये देखिए यहां से। पहला सिद्धांत होता है देखिए चयन का सिद्धांत। विषय वस्तु का चयन होना चाहिए सबसे पहले कि लिखना किस बिंदु पर है, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है स्तर का सिद्धांत। अब हमें यह तय करना है रीट वालों के लिए लिखनी है वो किताब, या सेकंड ग्रेड वालों के लिए लिखनी है, या फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए लिखनी है, या कक्षा 5 के लिए लिखनी है, या कक्षा 10 के लिए लिखनी है। लिखनी किसके लिए है साथियों? तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला चयन, दूसरा स्तन, और उसके बाद जब ये दोनों काम हो जाते हैं अब हम विषय वस्तु का क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। इसे कहा जाता है प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत होते हैं पाठ्य पुस्तक के जो अक्सर पूछे जाते हैं और क्रम से लगवा भी लिए जाते हैं। किसके सिद्धांत है साथियों? पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षण सामग्रियों के बारे में मैंने कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बात करूंगा इनके बारे में एक एक। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आई है जिसका नाम मायाद्वीप और इंग्लिश में कहा जाता है मैजिक लैट्रन। 16वीं सदी में यूरोप वासियों द्वारा, यूरोप में भी कौन सा? डच वासियों द्वारा पहली बार बनाई गई थी ये सामग्री। किसके द्वारा बनाई गई थी? डच वासियों द्वारा। कब बनाई गई थी? 1600 ईस्वी में बनाई गई। और ये देखिए सबसे पुरानी सामग्री है प्रक्षेपण के क्षेत्र की, सबसे प्राचीन प्रक्षेपक सामग्री, सबसे पुरानी सामग्री है। पहले जब चलाया जाता था तो इसमें कैंडल्स, मोमबत्तियां जलाई जाती थी। बाद में देखिए इसके अंदर विभिन्न प्रकार की लाइट, और अब तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलती है। इसमें से देखिए लोग चित्र देखते हैं, इसमें स्लाइड डाल दी जाती थी, मेलों में दिखाया जाता था प्रदर्शन। और लोग जब पहली बार यूरोप के मेलों में इसका चलन आया, मशीन मेले में दिखाई गई, लोग डर गए थे। बोला कि ये क्या, ये तो भूत प्रेत बंद करके लाए हैं मशीन के अंदर। लोगों में भय व्याप्त हो गया। इसीलिए तो इसको कहा गया था मायाद्वीप, जादुई लैट्रन कहा गया था इसको। और इसी की यदि हम बात करें इस मशीन की, इस मशीन के अंदर देखिए जो वस्तुएं दिखाई जाती थी, कौन सी दिखाई जाती थी? पारदर्शी वस्तुओं को दिखाया जाता था। इसके अंदर कैसी वस्तुओं को दिखाया जाता था? पारदर्शी वस्तुएं दिखाई जाती थी। और जो पारदर्शी वस्तुएं जो दिखाई, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना, ये पहले जो कैमरेस की जो रील होती थी, नेगेटिव जिसको कहते थे, उसमें चित्र उभरा होता था और उस चित्र को प्रकाश डाला जाए तो बड़े रूप में दिखाई देता था। वही काम होता था इसके अंदर। वैसे मेलों में देखा होगा आप, बच्चे छोटे छोटे कैमरे भी लेके आते हैं। तो उसी तरह से ये काम आने वाली देखिए एक मशीन थी जिसमें कैसी वस्तुएं दिखाई जाती, पारदर्शी वस्तुओं को दिखाया जाता था। और पारदर्शी जो वस्तुएं जो थी उसके लिए एक यंत्र काम में लेते, डायस्कोप। तो डायस्कोप किसका नाम था? इसी का नाम था। पहले इसको मायाद्वीप कहा और बाद में देखिए इसका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा बाद में? डायस्कोप। और डायस्कोप का मतलब क्या है? पारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शित करना। तो मैजिक लैट्रन सबसे प्राचीन प्रक्षेपक सामग्री। दूसरा इसका देखिए नया वर्जन क्या कहलाया? डायस्कोप। डायस्कोप किस काम में आता था? पारदर्शी वस्तुओं को दिखाने के काम में आता है। अब आ गया इसके बाद एक नया यंत्र जिसका नाम है एपीस्कोप। क्या आ गया? एपीस्कोप। एपीस्कोप का काम होता था अपारदर्शी वस्तुओं या चित्रों को दिखाना। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि जैसे मेरे पास एक ये कागज रखा हुआ है, देखिए ये, और इस कागज पे कुछ लिखा हुआ है। ये इसके आर पार दिख रहा है क्या आपको? जैसे अब इस साइड से आपको इधर क्या लिखा है दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसी वस्तु? अपारदर्शी। जैसे अपनी किताब। अब देखिए आपको किताब पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाएं? इसलिए किताब की देखिए आपने जो चीजें थी उनकी स्लाइड बना दी, उन स्लाइडों को रख दिया जाता है इस तरह से। अब ये सीधे के सीधे इस मशीन के अंदर छप जाते हैं और छपकर ये कैसे दिखाई देंगे? बड़े रूप में दिखाई देंगे।
तो उसे कहा जाता है अपारदर्शी वस्तुओं को दिखाना। और जो यंत्र काम में लिया जाता था एपी, इसको बार बार परीक्षा में आता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि ये दोनों परीक्षा में आते आते डायस्कोप और एपीस्कोप दोनों परीक्षा में आते आते गड़बड़ कर देते हैं। डायस्कोप तो किसके लिए था? पारदर्शी वस्तुओं को दिखाने के लिए, जिसके आर पार दिखता हो, जैसे एक्सरा, पारदर्शी वस्तुओं। और ये अपारदर्शी, याद रखना ए अपारदर्शी एपीस्कोप। इसका मतलब दोनों में लिंक बनते ही चीजें भूलेंगे नहीं आप। अब देखिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, अब एक ऐसा यंत्र बना दिया जिसमें कैसी भी वस्तु लगाओ आप, पारदर्शी अपारदर्शी सब कुछ चलेंगे। और उस मशीन का चित्र आपको दिखा रहा हूं, उस मशीन का नाम क्या है? एपी डायस्कोप। यानी एपीस्कोप और डायस्कोप दोनों को मिलाकर बना दिया, जिसका नाम क्या है? एपी डायस्कोप। ये मशीन है एपी डायस्कोप, और इसमें हम दोनों वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। किस किस का? देखिए, पारदर्शी प्लस अपारदर्शी दोनों को दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए, पारदर्शी दिखाने के लिए डायस्कोप, अपारदर्शी दिखाने लिए एपीस्कोप, और दोनों दिखाने के लिए एपी डायस्कोप। देखिए, और ये क्या? चित्र विस्तारक यंत्र है जो चित्रों को बड़ा करके दिखाते हैं। क्या है ये? चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र है ये, चित्रों को बड़ा करके दिखाता है। इतना ही हमें समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कोई एक नहीं होते, बहुत सारे प्रोजेक्टर हैं। ये भी एक तरह से प्रोजेक्टर ही था ये। अब बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये हेड है सिर वाला, जिसका सिर ऊपर हो, ऐसा प्रोजेक्टर जिसका सिर क्या हो? ऊपर लगा हुआ हो। ऐसे प्रोजेक्टर को कहा जाता है OHP प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसका सिर, यहां देखिए कोई कागज को रख दिया जाता है इस तरह से स्लाइड बना के इसके ऊपर, जैसे यहां हम रखेंगे देखिए इस वाले पार्ट पर, और जैसे रखते ही यहां से प्रकाश निकलेगा, निकलकर सीधा यहां एक दर्पण लगा यहां जाएगा, और यहां से ये सीधा देखिए इसको प्रकाश को फैला देता है। ये कक्षों में पढ़ाने के काफी काम लिया जाता है। देखिए जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखिए हिंदी में एक नाम, कई बार हिंदी में नाम सिरोपरि प्रोजेक्टर, जिसका सिर ऊपर हो। सिरोपरि का मतलब क्या है? जिसका सिर क्या हो? ऊपर हो। ओवर हेड प्रोजेक्टर। ठीक है, आगे देखिए और भी प्रोजेक्टर। ये देखिए मल्टी प्रोजेक्टर, इसको क्या कहते हैं? चित्र दर्शक प्रोजेक्टर। ये मल्टी है, मल्टी प्रोजेक्टर। कैसा प्रोजेक्टर है ये? मल्टी प्रोजेक्टर। मल्टी प्रोजेक्टर, यहां प्रकाश का पुंज निकलता है, इसमें पेन ड्राइव लगा सकते हो आप, यहां ऑप्शन होते हैं लगाने के। देखिए पेन ड्राइव लगाई और आपका चित्र चलेगा यहां से। आजकल तो इसमें साउंड भी आने लग गया, स्पीकर भी आते हैं यहां पर। पहले बिना साउंड के आते थे, और किसी पर्दे पर डाल दीजिए आप। और स्कूलों में लैब जो लगी उनमें ये प्रोजेक्टर दिए गए हैं, जिनको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टर। लेकिन कैसे हैं? मल्टी प्रोजेक्टर है, मल्टीमीडिया के रूप में काम आने वाले। और इसी तरह से इंटरएक्टिव बोर्ड भी जो होते हैं, इंटरएक्टिव बोर्ड आजकल देखिए, अब जो आप पढ़ रहे हो ये बोर्ड, ये इंटरएक्टिव बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर भी चीजों को बड़ा करके हम दिखा सकते हैं। अब आता है सिनेमा। सिनेमा हॉल में पहले आप गए होंगे, देखिए अब तो समय के अनुसार बदल गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया। पहले सिनेमा हॉल में गए होंगे, पीछे से एक प्रकाश का पुंज छोड़ा जाता था, और वो यहां से निकलता था प्रकाश का पुंज, और ये पुंज देखिए उस चित्र को बड़ा करके दिखाता। किसी पर्दे के ऊपर वो मूवी आपको चलती हुई दिखती थी। यहां कोई चित्र चलते नहीं थे, एक रील होती थी जिसको हम क्या कहते हैं? टेप रोल, स्ट्रिप। क्या कह देते हैं इसको? चित्रपट्टी कह दो, या फिल्म स्ट्रिप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फिल्म स्ट्रिप।
ये जो फिल्म को देखिए ये चलाता था, ये नीचे जो बना हुआ है फिल्म स्ट्रिप, ये स्पीड से चलती है एक के बाद एक, जैसे जैसे ये चलती जाती है और वो चित्र हमें चलते हुए नजर आते हैं। बाकी चित्र चलते नहीं है, इसमें स्टिल होते हैं चित्र, लेकिन डिजिटल में हमें देखिए चलते हुए नजर आते हैं। पहले ये चित्र चलते नहीं थे, किसके रूप में होते थे, इस लूप के रूप में इकट्ठे हो जाया करते थे और यहां पर ये चलता रहते थे। ऊपर देखिए गोल गोल लगी हुई है, यहां से ये देखिए दो, एक स्थान से घटती रहती, दूसरे स्थान पर फिर ये इकट्ठी होती रहती। और पहले ये जब सिनेमा आए थे तो इसके अंदर देखिए ऑनलाइन नहीं होता था, आजकल तो सिनेमा हॉल भी ऑनलाइन हो गए कि वहां से एक साथ एक टाइम पर पूरे देश में रिले किया जाता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, अपने स्ट्रिप होती थी, चाहे जब उसको चला दीजिए, लाइट चली जाती तो जनरेटर से चला दिया करते थे मशीनों को। तो ये क्या था हमारा। और इसके लिए देखिए एक बात कही गई है बहुत अच्छी कि ये जो रील होनी चाहिए 2:3 की होनी चाहिए, इस पट्टी की बात कर रहा हूं। और यहां भी प्रक्षेपित देखिए उपकरण है जिसका नाम क्या, चलचित्र सिनेमा या चित्रपट्टी, इसके साथ दोनों को एक साथ ही दिखाया गया है। और चलिए रेडियो, रेडियो के बारे में देखिए यदि हम बात करें, रेडियो का आविष्कार किसने किया था साथियों। यदि हम रेडियो की बात करें तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। किसने किया, मार्कोनी द्वारा। अब ये चीजें, मार्कोनी रहने वाले कहां के थे, इटली के। मार्कोनी कहां के रहने वाले थे, इटली। लेकिन बात आती है देखिए भारत में रेडियो का आविष्कार कब हुआ, कई बार पूछ लिया जाता है। भारत में रेडियो का आविष्कार, रेडियो का जन्म, या हम कह दे रेडियो प्रारंभ। और शहर था हमारा मुंबई, उस समय बॉम्बे कहते थे इसको, बॉम्बे से शुरू हुआ था देखिए रेडियो प्रसारण। 23 जुलाई 1927 को देखिए एक निजी कंपनी द्वारा बॉम्बे में रेडियो का प्रसारण किया गया था पहली बार 1927 को। कैसी कंपनी थी, निजी। और जैसे ही ब्रिटिश लोगों को पता चला उन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया। और अधिग्रहण करने के बाद देखिए इसे 1936 में एक नया नाम दे दिया सरकार द्वारा, AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद 1956 में देखिए इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। बाद में ऑल इंडिया रेडियो का देखिए नाम क्या कर दिया, आकाशवाणी। क्योंकि दो चीजें आ गई थी, एक टीवी हो गई और एक क्या हो गया, आकाशवाणी। इस तरह से दो चीजें अलग अलग बन गई। 1936 में किसकी स्थापना होती है, AIR, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। प्रारंभ कब होता है, 1927 में भारत में। खोज किसने की थी, मार्कोनी ने 1895 के लगभग उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसकी, रेडियो की। अब आता है एक जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडियो के माध्यम से रेडियो पाठों की शुरुआत कब हुई। पूरी दुनिया में यदि बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी रेडियो पाठों की शुरुआत। लेकिन भारत में रेडियो पाठों की शुरुआत देखिए कब होती है, 1937 में। रेडियो पाठों की शुरुआत ये देखिए कुछ दुर्लभ चीजें हैं जो आपको सामान्यतः नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए, इन्हें नोट भी कर लेना। पहला कार्यक्रम भारत में जो रेडियो पर प्रसारित किया गया, स्कूल प्रसारण योजना 1937। कब प्रसारित किया गया पहला कार्यक्रम, 1937। 4 महानगरों में प्रकाशित हुआ था ये। 4 महानगर कौन कौन से थे, एक तो हमारा था दिल्ली, दूसरा देखिए मुंबई, और तीसरा देखिए हमारा जो महानगर है कोलकाता, और चौथा था चेन्नई। इन 4 शहरों के अंदर देखिए भारत में पहली बार रेडियो पाठों का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का नाम क्या है, स्कूल प्रसारण योजना, इंग्लिश में कहे स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट 1937। याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पहला रेडियो पाठ। फिर उसके बाद रेडियो सुनने की परंपरा चलने लगी। रेडियो में एक नई क्रांति आई 1998 में। 98 में उस क्रांति को कहा जाता IRC।
और आईआरसी क्या है? यदि हम इसे आईआरसी को देखें, इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग, इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग। इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः क्रियात्मक रेडियो परामर्श। इंटरएक्टिव को क्या कहेंगे हिंदी में? अंतः क्रियात्मक और रेडियो परामर्श। काउंसलिंग का अर्थ होता है परामर्श। और ये काम क्या था कि ये सीधा सा आप ये समझो, रेडियो पर हम अपने परामर्श ले सकते हैं। इससे पहले 1998 से पहले हमारा रेडियो वन वे हुआ करता था, जो रेडियो बोलता था वो ही सुना करते थे हम। लेकिन 98 के बाद रेडियो पर हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम आने लग गए। हम लोग फोन करके पूछ लिया करते थे, उनसे बातें किया करते थे विशेष सामग्री के बारे में। और उसी पद्धति को क्या कहा गया? आईआरसी। सबसे पहले आईआरसी देखिए जो चालू हुई थी हमारे देश में, आईआरसी जो चालू हुई थी 1998 भोपाल से। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और 1999 में चालू हो गई हमारे राजस्थान के जयपुर से। कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूं? आईआरसी की बात कर रहा हूं। ये प्रारंभ कब हुई? प्रारंभ पे ये होता है टू वे हो गया। हम फोन पर बातचीत कर सकते थे रेडियो वालों से, परामर्श। जैसे वहां कोई व्यक्ति पाठ पढ़ा रहा है, हम पूछ सकते थे कि आप इसे दोबारा पढ़ाएं, समझ में नहीं आया। ये इंटरेक्टिव होने लगा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच। दूसरी देखिए, इसी रेडियो के अंदर डेवलप हुआ और 2000 में एक सरकारी चैनल भी आया जिसका नाम था ज्ञानवाणी। क्या नाम था? एक कार्यक्रम 2000 में आया था, 26 जनवरी। इसमें देखिए 7 नवंबर 2001 प्रारंभ हुआ हमारे देश में। क्या प्रारंभ हो गया? ज्ञानवाणी। और ये कितने पर सुन सकते? 105.6 मेगाहर्ट्ज पर देखिए हम सुन सकते हैं। इसके बाद राजस्थान में देखिए एक नया कार्यक्रम आया, शिक्षावाणी। ये लॉकडाउन के समय आया और ये कहां पर आया? राजस्थान। और कब आया? 2020 में। देखिए कौन सा कार्यक्रम आया? शिक्षावाणी राजस्थान। ये पूरे देश के लिए था। किसने चलाया? MHRD ने। तो थोड़ी सी ये नॉलेज रखना, परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं ये चीजें। रेडियो के बाद देखिए आता है ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का दूसरा नाम है सीता वाद्य यंत्र। इसमें देखिए चाबी भरी जाती है, एक हैंडल है घुमाने का। ये जितनी चाबी भरोगे उतनी देर चलता था ये। और यहां एक लूप लगा हुआ, वो घूमता रहता है। जितनी चाबी भरोगे लूप घूमेगा, और घूमेगा तो इसमें से आवाज निकलेगी। उसी आवाज को देख के यंत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर तो ये स्पीकर है, मतलब एक तरह से विस्तारक करने वाला है ये, है ना। और यहाँ से देखिए आवाज निकलती है, इसी का नाम है सीता वाद्य यंत्र या ग्रामोफोन कहा जाता है। अब हमारे शिक्षा में क्या काम आता है? बच्चों को विभिन्न प्रकार के पाठ सुनाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रदर्शन नहीं होता, सुनने के काम में लिया जाता, सुनना। दूसरा देखिए, बच्चों के अंदर किसी भी चीज का पाठ का सही उच्चारण करवाने के लिए भी काम में ले लेते, सही उच्चारण के रूप में भी। कई बार देखिए जटिलताएं होती हैं, उनको बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कौन से यंत्र को काम में लेते हैं? इसी यंत्र को काम में लेते, ग्रामोफोन को। देखिए पहले चलता था, आजकल ये यंत्र बंद हो गया। इसके बाद देखिए ग्रामोफोन की जगह ग्रामोफोन का नया रूप आ गया, लिंग्वाफोन। ये बना है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा से, भाषा सुधार या भाषा कौशल विकसित करने के लिए, भाषा कौशल विकास करने के लिए काम आने वाला एक यंत्र, और जिसे क्या कहा जाता है? लिंग्वाफोन। ये रहा यंत्र, और ये स्पीकर लगे हैं जहां पर इसकी साउंड आती है। ये दृश्य सामग्री नहीं है, ये ओनली श्रव्य सामग्री है लिंग्वाफोन। और देखिए इसके बाद
दूरदर्शन, श्रव्य और दृश्य सामग्री। दूरदर्शन का देखिए प्रारंभ जो होता है, यदि हम बात करें दूरदर्शन की, हमारे देश के अंदर कब प्रारंभ हुआ दूरदर्शन, तो देखिए इससे संबंधित भी छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। पूरी दुनिया में दूरदर्शन प्रारंभ होता है 1925 से, लेकिन देखिए ये जो चालू होता है 1926 से, देखिए ये चालू हो जाता है। और भारत की यदि बात करें तो भारत की बात अलग है। ये देख रहे हो आप एक टीवी, किसने देखिए इसको चालू किया था? जे.एल. बेयर्स। जे.एल. बेयर्स आविष्कार। अब ये तो वैसे जानकारी है एक तरह से जी के, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ पहली बार कब हुआ? 15 सितंबर 1959 के अंदर पहली बार प्रारंभ हुआ, और बाद में 1976 में इसे नामकरण कर दिया गया था दूरदर्शन नाम। पहले तो इंडिया टीवी के नाम से चला था ये कार्यक्रम। ये दूरदर्शन को क्या कहा जाता था? पहले इंडिया टीवी कहा जाता था, बाद में इसे क्या कहा गया? दूरदर्शन। और दूरदर्शन को अंग्रेजी में हम कहते हैं टेलीविजन। क्या कहते हैं? टेलीविजन। अब बात करते हैं, देखिए टीवी पर भारत का पहला कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ ना प्रसारित हुआ, ब्रॉडकास्टिंग हुआ? 1961। याद रखना, यह पहला कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम टीवी पर आधे घंटे के लिए दिखाया गया था, टीवी पर प्रसारित होने वाला उस समय की बात है, 1961 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। और यह कार्यक्रम कहां पर चालू किया गया? दिल्ली के आसपास के लोगों को दिखाया गया था। कई जगह सामुदायिक टीवी लगाई गई थी, वहां पर यह कार्यक्रम दिखाया था। क्या नाम था? सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट 1961। पहला प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि। जैसे रेडियो का कार्यक्रम देखा था, उसी तरह से किसका है ये? टीवी पर एक तरह से प्रसारण होने वाला पहला कार्यक्रम 24 अक्टूबर 1961 को ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। अब देखिए टीवी पर यही नहीं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम। 1982 में हमारे देश में एशियाई गेम हो रहे थे, तो पहली बार रंगीन टीवी और पूरा देखिए गेम्स का प्रसारण हुआ था पूरे देश में, यानी डीडी नेशनल प्रारंभ हो गया था 1982 के अंदर। तो ये किसके बारे में जानकारी थी? टीवी के बारे में। अब टीवी की यदि बात चली है तो देखिए अपने टीवी के अंदर भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने नाम सुना होगा ज्ञान दर्शन। ये एक टीवी चैनल है जो 26 जनवरी 2001 को चला, और आज देखिए इसके चैनलों की श्रृंखला बन गई है। शॉर्ट में कहते हैं इसको, देखिए GD। और आज इसके एक चैनल नहीं है, 1, 2, 3 और 4 चैनल चले, और 5वां लॉन्च होने वाला था। उससे पहले एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया टीवी चैनलों की श्रृंखला का, जिसका नाम है स्वयं प्रभा। और कब आया ये? 2017 में। स्वयं प्रभा क्या है? शैक्षिक टीवी चैनलों की श्रृंखला, शैक्षिक टीवी चैनलों की श्रृंखला। एक नहीं है, आज इस पर कितने टीवी चैनल आ रहे हैं? प्रत्येक कक्षा का एक तो 12 तो हमारे स्कूल के और 22 कॉलेज शिक्षा के। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? ज्ञान इसके ऊपर स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा के देखिए यहां पर अपने यहां पर क्या है? एक चैनल हो गया। अब इसके बाद देखिए राजस्थान में भी एक चैनल चलाया गया जिसका नाम था शिक्षा दर्शन। ये राजस्थान में 2020 में चलाया गया चैनल। देखिए कहां पर? राजस्थान में, लॉकडाउन के समय राजस्थान में। इस तरह से देखिए ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में टीवी से रिलेटेड। और आगे बढ़ते हैं, देखिए
उपग्रह की बात करें, एक सैटेलाइट का पिक्चर दिखाया गया, ये अर्थ और अर्थ से सैटेलाइट की कनेक्टिविटी। इसके ऊपर भी देखिए उपग्रह के माध्यम से भारत द्वारा देखिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेकिन उससे पहले हमने अमेरिका के एक सैटेलाइट ATS-6 से पहली बार टीवी में प्रसारण किया था अपने देश के अंदर, और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। पहला प्रयोग किया गया था भारत में 1975। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हिंदी में क्या कहते हैं देखिए, इसे कहेंगे उपग्रह इंस्ट्रक्शन अनुदेशनात्मक टेलीविजन दूरदर्शन। टेलीविजन को क्या कहते हैं? दूरदर्शन। एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? प्रयोग। ये देखिए पहला कार्यक्रम था उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। कब प्रारंभ हुआ था ये कार्यक्रम? 1975। किस पर आधारित था? उपग्रह पर आधारित। उपग्रह पर आधारित पहला कार्यक्रम ये भारत के अंदर चला था। फर्स्ट कार्यक्रम 1975 में। लेकिन किसका उपग्रह लिया था हमने? यूएसए से लिया था। देखिए ATS-6 यूएसए द्वारा चलाया गया था हमारे देश के अंदर यह कार्यक्रम, और यहां सामुदायिक टीवी लगाए गए, लोगों को इस पर कार्यक्रम दिखाए गए, विशेषकर कृषि से संबंधित चीजें दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चालू किया गया। फिर देखिए भारत ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर दिया, और भारतीय सैटेलाइटों को कहा जाता इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और भारत द्वारा देखिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इनसैट का, उसका नाम था इनसैट 1A। और कब लॉन्च किया गया? 1982 को, 10 अप्रैल 1982 को। और इस सैटेलाइट को जब लॉन्च किया गया तो पहली बार हमारे देश में टीवी चले थे इस सैटेलाइट से। कब? 1982 में। और उसी समय हमारे यहां 1982 में एशियाई गेम हो रहे थे, और पहली बार पूरे देश के अंदर देखिए प्रसारण हुआ था किसका? एशियाई खेलों का। एशियाई खेलों का प्रसारण लाइव देखा था हमारे देशवासियों ने, वो भी रंगीन टेलीविजन से, क्योंकि हमारा खुद का सैटेलाइट आ गया। लेकिन ये सैटेलाइट ज्यादा दिन नहीं चला साथियों, 1 साल में ही खत्म हो गया। अर्थात इसके टेक्निकल खराबी आ गई। इसके बाद इनसैट 1B लॉन्च किया गया 1983 में, उसका प्रसारण चलता रहा। इस तरह से अपने यहाँ सैटेलाइट चलते रहे। एक शिक्षा के क्षेत्र में भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एजुसैट, अर्थात जिसे हम कहते हैं शैक्षिक उपग्रह। और ये जो देखिए एजुसैट लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला सैटेलाइट एजुकेशनल। ईडीयू का अर्थ क्या होता है? एजुकेशनल, और एसएटी का मतलब होता है सैटेलाइट। और यह किस पर आधारित था? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पद्धति पर आधारित था, जिसमें सिग्नल जाते भी हैं और सिग्नल आते भी हैं टर्मिनल के माध्यम से। बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं इसके अंदर, जो सिग्नल को क्या करते हैं? यहां पर ट्रांसमीटर का काम करते हैं, जिनमें से एक पद्धति का नाम है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। क्या नाम है इसके बारे में मैंने आपको बताया था? एसी और वीसी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो पद्धति है किस पर आधारित होती है? उपग्रह पर आधारित होती है ये पद्धति। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आवाज जाती भी है, आती है, बहुत सारे लोगों को जोड़ देते हैं। जैसे हम वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल में करते हैं ना, उसी तरह की पद्धति है। ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं बहुत सारे लोगों को जोड़कर। तो ये एसी भी होती है और डीसी भी, ना एसी भी होती है और वीसी के रूप में। एसी का मतलब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस तरह से देखिए ये संचार उपग्रह। अब बात करते हैं कंप्यूटर, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? गणना करने। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में इसका आविष्कार किया या जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज को इसका क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। इसमें पढ़ने की चीजें आपको बहुत कुछ मिल जाएंगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसके अलावा इसकी विशेषताएं। और इसका देखिए हमारे चाहे सामाजिक हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे भाषा हो या गणित या विज्ञान हो, हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है। इसे विशेष रूप से हम पढ़ते हैं और इसके अनेक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट जो चलाया गया था 1984-85 में चलाया गया था। देखिए इसका पहला प्रोजेक्ट, और उसका नाम था क्लास। किसका? कंप्यूटर की ज्ञान देने के लिए। कंप्यूटर, क्योंकि जब नया नया आया था, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए पहला प्रोजेक्ट था हमारा। और किसने चलाया था ये प्रोजेक्ट? एनसीईआरटी ने चलाया था। हमारे स्कूलों के बच्चों को परिचय करवाना था कंप्यूटर से। 1984-85 प्रोजेक्ट का नाम क्या था? क्लास प्रोजेक्ट। उसके बाद तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, जैसे आईसीटी वगैरह जो प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट आए अपने इसके अंदर। ये कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज बहुत सारी है और आप लोग बड़े आसानी से पढ़ भी सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। अब अगले देखिए, इस पे चलते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट को कहा जाता है सूचनाओं का राजपथ। याद रखना, सूचनाओं का क्या कहा जाता है? इसे राजपथ भी कहा जाता है। या देखिए हम इसको देखिए एक तरह से कह देते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। प्रारंभ की बात करें, सबसे पहले यूएसए में प्रारंभ हुआ था इंटरनेट 1969 में, जिसका नाम था अर्पानेट। अर्पानेट कहां पर प्रारंभ हुआ? यूएसए में। फिर करते हैं भारत में। भारत में प्रारंभ होता है 15 अगस्त 1995 से। क्या प्रारंभ हो जाता है? विदेश संचार लिमिटेड द्वारा। विदेश संचार लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया, वीएसएनएल कहते हैं। इस तरह से देखिए ये इंटरनेट आया अपने यहाँ। अब इंटरनेट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब, टिम्स बर्नर्स-ली द्वारा दी गई एक, देखिए 1989, जिसके ऊपर एक सर्च इंजन के रूप में काम लेते हैं सूचनाओं को। और एक नाम आता ईमेल। ईमेल देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या है? सूचनाएं होती हैं हमारी। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डाक भी जिसे हम नाम दे देते हैं। और उसके बाद देखिए इसके इंटरनेट के नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन, और इस तरह से कई प्रकार के नेटवर्क भी हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं नेटवर्क को। एक तो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये महानगरों के लिए है नेटवर्क। और फिर आता है वेन। वेन क्या है? वैल्यू एरिया नेटवर्क। इस तरह से देखिए कुछ प्रकार है। और ईमेल, ईमेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। और फिर है www, तो इसे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी जो प्रारंभ किया गया 1989 टिम्स बर्नर्स-ली द्वारा इसे प्रारंभ किया। ये देखिए मैं वैसे जल्दी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं जो सामान्यतः फर्स्ट ग्रेड में तो अलग से पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक। बात रही रीट और एसएसटी के अंदर, इनके लिए देखिए बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इनको याद रख सकते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी भी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि आज हमारे चारों ओर ये चीज़ें हमारे चारों ओर हैं बनी हुई, जिसे हम क्या कह देते हैं, एक तरह से इंटरनेट से जुड़ी हुई। अब इंटरनेट की यदि बात करें तो हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में एक तो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ई कक्षा। क्या है ये? यूट्यूब चैनल।
क्या है ये दोस्तों? यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर पहली से लेकर 12वीं तक की विषय सामग्री उपलब्ध होगी। अभी जो चल रही है वो सामग्री है 6 से 12, लेकिन बाद में और बनाई जाएगी। अब इसके अलावा देखिए एक व्हाट्सएप भी है अपने यहां पर जिसका नाम है स्माइल कार्यक्रम, स्माइल प्रोग्राम, जो राजस्थान में चल रहा है। ये प्रोग्राम ये राजस्थान के बता रहा हूं, ये लॉकडाउन में चले थे। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप जिसके माध्यम से बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और बच्चों को जोड़ा गया है। उसके बाद एक कार्यक्रम और चलाया गया राजस्थान में, हवा महल, यह भी राजस्थान में चल रहा है। यह कार्यक्रम स्माइल प्रोग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर कहानियां भेजी जाती हैं। इसमें क्या आती हैं? कहानी, व्हाट्सएप के ऊपर कहानियां भेजी जाती है। और विकलांग बच्चों के लिए कार्यक्रम और चलाया राजस्थान में, समर्थ। कौन से बच्चों के लिए? विकलांग, विकलांग बच्चों के लिए कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? समर्थ। तो ये देखिए खूब प्रोग्राम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, शिक्षा के अंदर। देखिए अगर हम देखते हैं तो इन चीजों को हम, अब आती है भाषा प्रयोगशाला। यहां देखिए एक भाषा प्रयोगशाला, एक हेडफोन होता है, सामने एक स्क्रीन होती है, हेडफोन लगा के, और देखिए टीचर द्वारा बच्चों द्वारा भाषा का शुद्ध उच्चारण करने के लिए यहां सिखाया, या अदर लैंग्वेज जो विदेशी भाषाएं उनको भी सिखाया जाता है इसके अंदर। और इसीलिए इसको कहा गया भाषा प्रयोगशाला या शिक्षण मशीन। यहां देखिए वो बोलता है, ये देखिए ये लैपटॉप की तरह, और यहां हेडफोन रखा हुआ है। शुद्ध उच्चारण जब तक ये पीछा नहीं छोड़ता है, जब तक आप सही उच्चारण नहीं कर दें, तब जाकर आप अगले उच्चारण पर जाते हैं। इस तरह से देखिए। और देखिए ये बोर्डों की बात कर रहा था मैं, देखिए बुलेटिन बोर्ड, जिसे सूचना पट कहा जाता है, सूचना पट। ये जो बुलेटिन बोर्ड होता है कक्षा, कक्ष के कहां होगा? अंदर या बाहर? बाहर होता है। ये देखिए कक्षा के कहां होता है? आउटसाइड में होता है, बाहर। ठीक है। फिर होता है फ्लालाइन बोर्ड, यहां एक मखमली कपड़ा देखिए इस पे लगा होता है, उस कपड़े के ऊपर देखिए विभिन्न प्रकार के अक्षरों को पिन करके लगा दिए जाते हैं, इस तरह से देखिए इनको। और ये कहां होता है? कक्षा कक्ष में होता है, कक्षा कक्ष में। क्या नाम है? फ्लालाइन बोर्ड। या एक और होता है फ्लालाइन ग्राफ, और होता है, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे ग्राफ भी बनाए जाते हैं। फिर होता है पैग बोर्ड। पैग बोर्ड में ये छोटे छोटे होल होते हैं, बच्चे इन होलों में चीज खिलौनों को देखिए डालते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसको कहा जाता है पैग बोर्ड। और देखिए आपको काफी सामग्री दिखाता हूं। अब देखिए थोड़ा सा अलग अलग दिखा देता हूं, विज्ञान की, गणित की, सामाजिक की, पर्यावरण अध्ययन की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के भी हैं हमारे पास, और पर्यावरण पढ़ने वाले भी। सारी सामग्रियों को थोड़ा सा अलग करना। जैसे विज्ञान में काम आते हैं नमूने। नमूने क्या है आपके पास, जिसे इंग्लिश में क्या कहा गया? स्पेसिमेन। ये विज्ञान में काम आने वाली एक सामग्री है जो नमूनों के रूप में बच्चों को दिखाया जाता है। और देखिए ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, देखिए साइंस में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां देखिए बच्चों को हम दिखाते हैं। और देखिए मॉकअप्स, मॉकअप्स देखिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग की सामग्री दिखाई गई है बच्चों के लिए, बनावटी सामग्री जिसे हम कह देते हैं, या दिखावटी सामग्री होती है। ये गणित का किट होता है जिसमें बहुत सारी सामग्रियां होती हैं गणित से रिलेटेड। और देखिए इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में देखिए काम आने वाला, जिसका नाम क्या है? ग्लोब। जो ग्लोब जो शब्द है किससे बना है? ग्लोबस से। और जो ग्लोबस जो चीज होती है देखिए इसका अर्थ होता है गोला। और मार्टिन ने देखिए ग्लोब बनाने का कार्य किया था सही रूप में, मार्टिन बेनहेम द्वारा। और देखिए मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। 2 मानचित्र दिखाए मैंने, एक तो राजनीतिक, पॉलिटिकल मैप जिसे कहते हैं, राजनीतिक। इसको इसलिए दिखाया क्योंकि यहां देखिए राजनीतिक सीमाओं में हमारे यहां बंटवारा हो गया है। ये यूटी बना दिया जिसका नाम है लद्दाख, और दूसरा यूटी बना दिया J&K। और पहले ये क्या था? राज्य था पूरा का पूरा। इसलिए नया मानचित्र आप देखें और जाने भी।
ये लेटेस्ट मानचित्र है हमारे देश का। और देखिए ये कैसा है, ये पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये है हमारा भौतिक मानचित्र जो भौतिक विशेषताओं को बताता है। और भौतिक विशेषताएं कौन सी होती हैं, इसमें आते हैं पर्वत, पठार और मैदान। जैसे ये हिमालय पर्वत को दिखाया गया, बीच में ये पठारी प्रदेश, और हरे हरे रंग का देख रहे हो ये मैदानी प्रदेश को दिखाया गया है। इस तरह से देखिए मानचित्र होते हैं। एक ये सामाजिक में काम आने वाली डायोरामा, दृश्यावली, जिसमें किसी दृश्य को दिखाया जाता है, ये त्रिविम होता है। त्रिविमीय का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। एक देखिए कागज का वो लेते हैं बॉक्स, ये बॉक्स है और इस बॉक्स को देखिए ऊपर से भी ढका, इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें लगाकर कोई दृश्य को दिखाया जाए। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार की कल्चर दिखानी हो, संस्कृति को दिखाना हो तो हम यहाँ पर, या किसी जंगल के दृश्य को दिखाना हो बच्चों को तो हम ये दिखा सकते हैं। ये जर्मन शब्द है डायोरामा। डायोरामा कहाँ का है, जर्मन। और इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, दृश्यावली, किसी दृश्य को दिखाने के लिए जो काम में लिया जाता है त्रिविमीय, उसको कहा जाता है डायोरामा। क्या दिखाए जाते हैं, दृश्यावली में दृश्य दिखाना, दृश्य दिखाना। और देखिए रेआलिया, रियल वस्तुओं को दिखाना, यह भी जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द। और इसका वास्तविक वस्तुएं दिखाना, वास्तविक वस्तुएं दिखाना क्या कहलाएगा। अब वास्तविक वस्तुएं कहां मिल सकती हैं, म्यूजियम में। जैसे ये मम्मी आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारे वास्तविक रूप से म्यूजियम के अंदर जो चीजें रखी रहती है उनको दिखाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, रेआलिया। रेआलिया का क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक वस्तुएं दिखाना। जैसे संग्रहालय में रखी हुई चीजों को प्रदर्शित करके दिखाना क्या कहलाता है, रेआलिया। इस तरह से देखिए। और देखिए अपने इसके अंदर अभिनय, ड्रामा। ड्रामा अनेक प्रकार के ड्रामा होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बताया गया पेजेंट। पेजेंट का अर्थ साथियों क्या होता है, जुलूस। यहां देखिए जुलूस, पेजेंट का मतलब क्या होता है, जुलूस। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं झांकी। इसको मूक अभिनय भी कहा जाता है, मूक अभिनय। यानी झांकी में क्या होता है, कोई बोलते नहीं है, मूक रूप से हाव भाव से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस की आप झांकियां देखते हैं, और यहां पर एक पश्चिम बंगाल की झांकी दिखाई गई गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी को, बोलते कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मूक होती है झांकी। उसके बाद देखिए पपेट्स, कठपुतली, पपेट्स। और उसके बाद आता है छायाचित्र। छायाचित्र, छायाचित्र में आवाज जरूर आती है, आवाज। और छायाचित्र होते क्या, एक पर्दा लगा होता, पर्दे के पीछे गतिविधियां करते रहते हैं। ये पर्दे के पीछे कर रहे हैं देखिए, और इस तरह से देखिए पर्दे के पीछे जो गतिविधि की जाती है, आवाज भी निकालते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, छायाचित्र कहते हैं। ये सब किसके पार्ट हैं, अभिनय के प्रकार। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का प्रकार नहीं है, पेजेंट, नाटक, झांकी। और झांकी को आप देखिए यहां पर एक फ्रांस शब्द है, ये हिंदी में जिसे हम झांकी कहते हैं, कहां से लिया है, फ्रांसीसी भाषा का, टेबिलू। उसके बाद कठपुतली, पपेट्स, छायाचित्र, अभिनय आपके सामने। और फिर क्या था, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। यानी किसी भी चीज का ड्रामा में जो रोल करते हैं, रोल प्ले करके दिखाना। जैसे अभी कहा जाए कि अमिताभ बच्चन का रोल प्ले करके दिखाओ, नाना पाटेकर का रोल प्ले करके दिखाओ। तो इस तरह से देखिए ये क्या है, अभिनय के विभिन्न प्रकार जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। अंत में देखिए हम L1 वालों को भी, उनको भी बड़ी जिज्ञासा है साहब हमारे कौन से सामग्री, उनके लिए देखिए शैक्षिक भ्रमण, जिसे क्या कहते हैं, सरस्वती। सरस्वती यात्राएं, एजुकेशनल टूर, क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। कहानियों के माध्यम से देखिए उनको, कहानियां कैसी सामग्री है हमारी, मौखिक। दृष्टांत सुनाएं हम उनको, समाचार पत्र पत्रिकाएं उन बच्चों को दिखाएं,
तो उनको बड़ा आनंद आता है देखिए ऐसी सामग्री से, और उनका विषय क्या बन जाता है, रोचक। तो देखिए साथियों, हमारे विषय को सरल, सहज और रोचक बनाने के लिए जिन सामग्रियों को हम काम लेते हैं वही हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री। और इसी तरह से आज का हमारा चैप्टर क्या हो जाता है साथियों, समाप्त हो जाता है। बड़ा जरूर हो गया, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को एक ही चैप्टर में समाहित करने की कोशिश की। नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको धन्यवाद साथियों।